स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। मेरी सहयोगी नुपुर भी हमारे साथ अब मौजूद हैं और वहीं आपको बता दें बड़ी खबरें भी आपको बताएंगे, पल पल के अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से ये इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, वो सब हम आपसे साझा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से दे देते हैं। पुलवामा के बूथ पर धमाका हुआ है। चुनाव के दौरान ग्रेनेड वहां पर फटा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुलवामा के बूथ पर धमाका होने की सूचना मिल रही है और चुनाव के दौरान वहां पर ग्रेनेड फटने की सूचना मिली है। इस वक्त की अहम खबर। वहीं आपको बता दें कि पुलवामा के बूथ पर ही धमाका हुआ है। अति संवेदनशील एरियाज की अगर बात की जाए तो उनमें से एक आता है जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर है, चुनाव के दौरान ग्रेनेड यहां पर फटा है। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक की जो खबर मिल रही है, पुलवामा के एक बूथ पर ही धमाका हुआ है। बिल्कुल, जहां सुबह से ही 6 बजे से लगातार न्यूज 18 पर आप महा कवरेज चुनाव की देख रहे हैं, तो एक तरफ दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुलवामा के बूथ पर धमाका होने की भी सूचना मिली है। और आपको बता दें कि जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। जयपुर के दुर्गापुरा बूथ पर ईवीएम बदली गई है। बूथ नंबर 122 पर ईवीएम खराब हुई थी और नई मशीन से वोटिंग शुरू कराई गई। बड़ी खबर जयपुर के दुर्गापुरा बूथ से मिली है, जहां पर ईवीएम को बदल दिया गया है। बूथ नंबर 122 पर ईवीएम खराब हुई थी और नई मशीन से वोटिंग शुरू करा दी गई है। जहां सुबह से ही 7 बजे से एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की सूचना भी मिली थी। और अब ये सूचना मिल रही है कि जयपुर के दुर्गापुरा बूथ पर ईवीएम को बदल दिया गया है। बूथ नंबर 122 पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन अब उस ईवीएम को बदल दिया गया है और नई मशीन से वोटिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व के 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। आज 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो मरुधरा के आखिरी चरण के लिए बाकी बची 12 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान जारी है। आज जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें राजधानी जयपुर की दोनों सीटें भी शामिल है। करीब 2 करोड़ 30 लाख मतदाता है जो आज इस सियासी अखाड़े के जो दिग्गज हैं उनकी किस्मतें ईवीएम में कैद होगी और अपना जनप्रतिनिधि वो चुनेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। आप भी पहुंचिए। आप चाहते हैं बदलाव, आप तस्वीर बदलती हुई देखना चाहते हैं, एक सुनहरे भविष्य की ओर अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं, तो उसके और आपको बता दें कि 9 बजे तक अब तक का जो मतदान प्रतिशत रहा वो करीब 13% हो चुका है। 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और प्रदेश की बात की जाए तो दूसरे चरण के लिए मतदान का दौर जो है वो जारी है और 9:05 हो चुके हैं और अब तक 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो करीब 13% रहा है। तो उम्मीद यही की जाएगी कि आप बड़ी संख्या में आप निकलेंगे अपने घरों से, आप वोट करेंगे, क्योंकि ये आपका अधिकार है, इसे आप भूलिए मत। आपके हाथ में वो फैसला है जो शायद इस देश की तकदीर बदल सकता है। और चलिए अब आपको सीधा न्यूज रूम ले चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हैं और वो बताएंगे कि जो 12 सीटों के लिए किस तरह से वहां पर फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रदेश की वो 13 लोकसभा सीटें थीं जहां पिछले चरण में, यानी देश के चौथे, प्रदेश के पहले चरण में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। लेकिन दिन बदल गया, फेज बदल गया। आज देश का 5वां
देश में चुनाव का 5वां चरण चल रहा है, प्रदेश का दूसरा और आखिरी चरण मान लीजिए, और ये वो 12 सीटें हैं जहां पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। यानी आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, पंक्तियों में लग रहे हैं, रूटीन प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वक्त सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी आपसे यही है, इस बात को गौर से सुनिए। इसके बाद नागौर सीट पर हम बात करेंगे, गौर से सुनिएगा। मैं सिर्फ इतना आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने घरों से बड़ी संख्या में निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अब बात कर लेते हैं नागौर की। नागौर, अगर आप इसके शब्दों को अगर तोड़ते हैं, अक्षरों को अगर तोड़ते हैं, तो इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि गौर नहीं करना। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा गौर करने वाली सीटें अगर कोई हैं तो उसमें से एक सीट है नागौर सीट। सबसे ज्यादा गौर इस सीट पर किस लिए, ये बताएंगी मेरी सहयोगी दीक्षा, जो कि इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है। दीक्षा, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा गौर करना है तो नागौर सीट पर करना है। जी स्वप्निल, बिल्कुल ये एक सीट ऐसी है जिस पे गौर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो 25 सीटें हैं उनमें से नागौर सीट एक ऐसी सीट है जिसपे बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नहीं है। बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के अध्यक्ष हैं उनको समर्थन दिया है और चुनावी मैदान में उतारा है। बेनीवाल का मुकाबला ज्योति मिर्धा से है, जो मिर्धा परिवार से हैं, जिनका राजनीतिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं। राजनीतिक कद है उस परिवार का इलाके में। बिल्कुल उनका वर्चस्व रहा है इस सीट पर। तो 2009 की बात करें अगर, तो ज्योति मिर्धा वहाँ पे जीती थी और उन्होंने ग्राउंड लेवल्स पे बहुत अच्छा काम किया था, तो लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। और 2014 की बात करें तो एक बार फिर ज्योति मिर्धा पे दांव खेला था कांग्रेस ने और बीजेपी के उम्मीदवार थे सीआर चौधरी, लेकिन ज्योति मिर्धा इस बार 2014 में हार गई थी और सीआर चौधरी जीते थे। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, हमारा एक शो आता है कहता है वोटर, उसमें जब हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड लेवल पर लोगों से बातचीत की तो वहाँ पे समझ आया कि लोग सीआर चौधरी से खुश नहीं थे, उनके काम से खुश नहीं थे, इसलिए उनका टिकट। बीजेपी के अंदरूनी रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह की थी और इसीलिए फिर अपना प्रत्याशी उतारने की जगह बेहतर समझा कि वो आरएलपी से गठबंधन कर गए और हनुमान बेनीवाल को उतार दिया, जबकि हनुमान बेनीवाल एक पावरफुल शख्सियत के तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में उभरकर सामने आए हैं। इलाकाई समीकरण की अगर बात कर लें तो किस तरह के हैं? इलाकी समीकरण की बात करें, जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर जाट जो जाति है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आती है राजपूत समाज आता है, उसके बाद आता है अनुसूचित जाति का तबका। अनुसूचित जाति वो तबका है जो निर्णायक भूमिका निभाएगा इस चुनाव में। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो मुझे लगता है मेरे अंदाजन यहाँ पे 50-50% मुकाबला रहेगा और अगर जो आंकड़ा रहता है हार जीत का वो बेहद कम रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार काफी टक्कर देने। प्रोबेबिलिटी की आप बात करें, मतलब 50-50 चांसेस दोनों का एक सिक्का उछालें, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। चलिए, सिक्का तो वैसे स्पोर्ट्स में भी उछाला जाता है टॉस के लिए। तो अब हम उस सीट की बात कर लेते हैं जहां पर दो खिलाड़ी आमने सामने मैदान पर हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेडल के लिए दूसरे देशों के खिलाड़ियों से लड़ा करते थे अपने करियर में, आज एक सीट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। गेम बदल गया है, गेम हो गया है राजनीति का। जयपुर ग्रामीण सीट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। नितेश मेरे सहयोगी इस सीट पर निगाह बनाए हुए लगातार वहाँ से जुड़ी जो भी खबरें आ रही हैं उसके अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। नितेश, किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है जयपुर ग्रामीण का? जयपुर ग्रामीण में पिछली बार राज्यवर्धन राठौर जीते थे वहाँ से, फिर इस बार भी उसी पर उन्होंने दांव खेला हुआ है। कांग्रेस ने इस बार स्पोर्ट्समैन को ही, स्पोर्ट्स पर्सन को ही उनके अपोजिट में उतारा हुआ है, कृष्णा पुनिया को। अगर इसके बारे में पुराने में जाएं तो पिछली सीटों के बारे में, तो यहाँ पे अभी तक केवल 2 बार ही चुनाव हुए हैं लोकसभा, क्योंकि 2008 के बाद से परिसीमन हुआ था और वहाँ 2 बार लोकसभा चुनाव हुए। एक बार कांग्रेस जीती, वहाँ से लालचंद कटारिया जीते हुए थे, दूसरी बार राज्यवर्धन राठौर जीते। इस बार भी उन्होंने उन्हीं पर दांव खेला हुआ है, जिसमें कृष्णा पुनिया को उन्होंने उसके अगेंस्ट में उतारा हुआ है। और यूथ कार्ड, यूथ आइकन कार्ड, लेकिन कांग्रेस ने यूथ कार्ड, यूथ आइकन कार्ड और महिला कार्ड। कांग्रेस ने, हाँ कह सकते हैं कि महिला कार्ड भी इसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है, इसलिए ये सीट काफ़ी रोचक भी हो जाती है। रोचक इसलिए होती है क्योंकि 3 महीने पहले ही यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए थे और इस क्षेत्र में करीब 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर थी और एक अन्य को मिला था। तो अगर इस नज़र से देखते हैं तो कांग्रेस का जो वो पैठ है नीचे, जमीनी पैठ, वो बेहतर है। लेकिन जो बेहतर हुई है इस पर मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन फिलहाल अगर आप इलाकाई समीकरण भी थोड़ा सा बता दें तो। इलाकाई समीकरण में अगर बात करेंगे तो इस क्षेत्र में जाट, ब्राह्मण और दलित, ये बहुल इलाका है और इनके इम्पोर्टेंस रोल हैं। लेकिन
गुर्जर को, राजपूत समाज और मीणा समाज जो है, ये भी काफ़ी मात्रा में है जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया नितेश। और अब जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे, देखिए शहरों की पार्टी बीजेपी को काफ़ी लंबे समय तक कहा जाता रहा। ये माना जाता है कि शहरों में बीजेपी को एक नेचुरल बढ़त वोटर्स की संख्या के लिहाज से रहती है, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव जो कि राजस्थान में हुआ उसमें ये मिथक टूटा। शहरों में कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिले और ऐसे में ये पता चलता है कि शहरों में कांग्रेस ने अच्छी खासी उपस्थिति राजस्थान में बना ली, जिसका मतलब ये है कि शहरी सीट भी अगर होगी तो वहाँ मुकाबला बेहद रोचक होगा। जयपुर शहरी सीट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ हैं। मुकाबला यहाँ पर भी तगड़ा हो गया। बिल्कुल, यहाँ भी मुकाबला बहुत ही मतलब आमने सामने एकदम काफ़ी टक्कर है कांग्रेस बीजेपी में। और जयपुर शहर जो है वो ज़्यादातर बीजेपी का ही गढ़ रहा है। कांग्रेस इस बार चाहती है कि इस सेंध मतलब बीजेपी के गढ़ को हम सेंधमारी कर सकें। और इस लोकसभा सीट पर 16 बार चुनाव हुए हैं, 7 बार बीजेपी को जीत मिली है और 4 बार कांग्रेस ने कब्जा किया है और एक बार निर्दलीय और अन्य पार्टियों को यहाँ पर जीत मिली है। इस बार बीजेपी ने रामचंद्र बोहरा को ही मौका दिया है। इन्होंने पिछली बार 2014 में महेश जोशी को हराया था। इस बार क्या किया है, कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को यहाँ से इनके सामने उतारा है। हाँ, वो मेयर रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये फाइट में आ जाती है। नगर निगम में मेयर रह चुकी हैं। यहाँ पे कुल 21 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं और 11 लाख पुरुष मतदाता, 11 लाख से ज़्यादा पुरुष मतदाता हैं और 10 लाख से ज़्यादा महिला मतदाता हैं और 2000 के करीब पोलिंग बूथ्स हैं यहाँ पर। और अगर जातिगत समीकरणों की बात कर लूँ जयपुर संसदीय सीट की, तो यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य बिरादरी बराबर के हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जीत मिली है वो ब्राह्मण उम्मीदवारों को ज़्यादा जीत मिली है। एक वो भी फैक्टर रहा है ब्राह्मण। चलिए ठीक है। तो बीजेपी का काफ़ी लंबे समय से गढ़ जयपुर शहरी सीट रही है, जयपुर सिटी सीट रही है। अब मैं दूसरे बीजेपी के गढ़ की यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ बीकानेर की। 2004 से ये सीट बीजेपी के पास है और इस लिहाज से अगर देखा जाए कि वहाँ पर पिछले 2 चुनावों में बहुत ज़्यादा फाइट कोई दे ही नहीं पाया, तो उसका कारण रहे बीजेपी के मौजूदा सांसद अर्जुन राम मेघवाल। लेकिन इस बार स्थितियाँ कुछ बदली हैं। इस बार मुकाबला वहाँ पर काफ़ी कड़ा हो चला है क्योंकि एक पारिवारिक कार्ड के तौर पर भी उम्मीदवार मैदान में है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मासूम्बा। बीकानेर की मैं बात कर रहा हूँ। मासूम्बा, किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है? देखिए, दूसरे चरण के लिए जिन सीटों पर सबकी निगाहें हैं उनमें सबसे प्रमुख है जयपुर ग्रामीण, नागौर और बीकानेर। बीकानेर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यहाँ 2 भाई आमने सामने। दरअसल बीजेपी से अर्जुन मेघवाल यहाँ पर चुनाव मैदान में है और उनके मौसेरे भाई कांग्रेस से मदन गोपाल मेघवाल मैदान में है, जो कि जिसको देखते हुए लग रहा है कि 2 भाइयों के बीच ये मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। चलिए, और अगर इलाकाई समीकरणों की बात कर लूँ, कितने मतदाता हैं या किस जाति का कितना प्रभाव है, तो स्वप्निल यहाँ पर SC 25% है, OBC 25 है, ब्राह्मण 12 है, वैश्य 7 है और अगर हम देखें तो यहाँ पर 50-50 SC और OBC के बीच में है। तो यहाँ पर जो फैक्टर 50% का रहेगा वो SC और OBC के बीच रहेगा। चलिए, इलाके ने तो वैसे पानी की पॉलिटिक्स भी वहाँ पर इस बार देखी है इन चुनावों में, लेकिन और भी सीटें हैं जिन पर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। बीजेपी का एक और गढ़ चूरू, इस बार काफ़ी उठापटक वहाँ पर हुई। रूठों को मनाना पड़ा कि नहीं भाई साथ दे दो, हम इस प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहते हैं और राज्य सरकार में एक कद्दावर चेहरा थे, उन्हें समझाना पड़ा। बाद में वो भी चुनाव प्रचार में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वहाँ पर फिर जुटे और नजर आए। मैं बात कर रहा हूँ चूरू की। सहयोगी स्वाति हमें बताएंगी चूरू के बारे में, किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है स्वाति चूरू में? जी डेफिनेटली, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप देश का बेहतर कल चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वोट करना ही होगा। अब बात करें अगर चुनाव के बेहतर कल चाहते हैं तो आज वोट करना होगा। डेफिनेटली आज वोट करना ही होगा, बाहर निकलना होगा, वोट करना होगा ताकि हमारे देश को एक अच्छी सरकार मिल सके। अगर चुनाव के दूसरे चरण की बात की जाए तो चूरू से बीजेपी ने दूसरी बार राहुल कस्बा पर दांव खेला है क्योंकि 2014 में मोदी लहर थी और डेफिनेटली 25 से 25 सीटें बीजेपी ने जीत हासिल की थी और अब देखा जाए तो डेफिनेटली राहुल कस्बा पर फिर दांव लगाया गया है। और अगर यहाँ पर मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता 20 लाख से ज़्यादा हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 10 लाख से ज़्यादा हैं और महिला 9 लाख से ज़्यादा हैं। पोलिंग बूथ की बात करें तो 2000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ और जातिगत समीकरण भी साथ ही साथ। देखिए, यहाँ पर जाट समुदाय जो है उसका दबदबा है क्योंकि अगर एक चुनाव छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली जाट समुदाय का दबदबा है।
शुक्रिया स्वाति। और इस वक्त अगर आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर मुझे देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बार फिर यहाँ पर अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, पोलिंग बूथ पर पहुँचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अब मैं बात कर रहा हूँ उस लोकसभा सीट की जहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि लंबे वक्त तक बीजेपी यहाँ पर अपना प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई। लोकसभा सीट का नाम लूँ, अगर मैं राजेश पायलट कहता हूँ तो उस सीट का जिक्र ऑटोमेटिक आ ही जाता है। हालात समय के साथ वहाँ पर बदले, किस हद तक बदले। आज जब दौसा के लोग यानी आप वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं तो आज किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है ये जानने की कोशिश करेंगे। बात है यहाँ पर दौसा लोकसभा सीट की। सहयोगी अजय उस पर निगाह बनाए हुए। अजय, किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं? जी देखिए स्वप्निल, दौसा सीट के सियासी पहलू पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ 18 की तरफ से आपसे उम्मीद करते हैं, हर वोटर से अपील करते हैं कि आप प्लीज़ सबसे पहले अपने पोलिंग बूथ पर जाइए, वोट कीजिए, बटन दबाइए और देश बनाइए, क्योंकि देश हित में आपका एक एक वोट जो है बेहद जरूरी है। अब बात अगर दौसा सीट के सियासी समीकरण की करते हैं तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ से 5 बार कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट जो है जीते थे यहाँ से। उनके निधन के बाद 2000 के उपचुनाव में उनकी पत्नी रमा पायलट ने यहाँ पर जीत दर्ज की। 2004 में यहाँ से सचिन पायलट ने पहली बार सांसद का चुनाव जो है जीता। लेकिन 2014 में जो है इस सीट पर मोदी फैक्टर देखा और मोदी लहर की वजह से यहाँ पर जो है ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। अब बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम करते हैं तो इस सीट पर अब तक जो है कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने यहाँ से जसकौर मीणा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने सविता मीणा को मैदान में उतारा है। इस बार वोटिंग के लिए करीब 2000 मतदान केंद्र जो है यहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा इलाकाई समीकरण, जातिगत समीकरण किस तरह के हैं? देखिए इलाके की बात करें क्योंकि ये सीट जो है रिजर्व्ड है, इसलिए यहाँ मीणा और गुर्जर फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। चुनावों में सबसे ज़्यादा असर, खासा असर इन्हीं का देखने के लिए मिलता है। अब ऐसा माना जाता है कि जो मीणा है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं और जो गुर्जर हैं वो जो है बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं। अब क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये हो गई है कि इस बार जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं वो खुद गुर्जर समाज से आते हैं और 2014 में हरीश मीणा ने जो जीत दर्ज की थी वो भी 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकिन एक के फैक्टर जो बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में चला गया, किरोड़ी लाल मीणा, वो चले गए। रणनीति भी बीजेपी की ये थी कि इलाके में हम पैठ बना सकेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उतना जितना उम्मीद थी उस हद तक तो डिलीवर नहीं हो पाया। यही एक कारण भी रहा कि वहाँ पर प्रत्याशी चयन में काफ़ी दिक्कतों से भी गुजरना पड़ा, कि कई तरह की खबरें वहाँ पर बनी। तो ये तो कई और ऐसे सवाल होंगे, यहाँ का जो नतीजा है वो उनके भी जवाब होगा। जी बिल्कुल। देखिए 2018 में किरोड़ी लाल मीणा से उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। शायद यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव के लिए वो अपना पसंदीदा कैंडिडेट यहाँ से फाइनल नहीं कर पाए और इसीलिए इस सीट पर बीजेपी ने सबसे लास्ट में और काफ़ी लंबे मंथन के बाद जो है इस सीट पर अपना कैंडिडेट डिसाइड किया। और फिर वो एकजुटता वाली तस्वीरें भी दिखाने के लिए सबको एक जाहिर सी बात है, ये रिजल्ट बताएगा कि एकजुटता है कि नहीं है और कहाँ का पार्टी में कहीं गुटबाजी का असर इस सीट पर देखने को तो नहीं मिला। ये तो रिजल्ट ही बताएगा। अब किसी पार्टी में एकजुटता है या नहीं, इसका जो जवाब है वो नतीजों के रूप में सामने आएगा। लेकिन एक एकजुटता की अपील मैं आपसे कर रहा हूँ, एकजुट होइए, एक भी व्यक्ति मत छूटिए, अपने घरों से निकलिए, पोलिंग बूथ पर पहुँचिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मैं चलता हूँ फिर स्टूडियो की तरफ, तो ओवर टू स्टूडियो। जी स्वप्निल, शुक्रिया आपका। आपने जिस तरह से तमाम जो हमारे सहयोगी थे वो वहाँ पर मौजूद थे और किस तरह के समीकरण हर एक सीट पर बैठ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और दर्शकों को एक खबर हम और बता दें कि अब तक 14% मतदान हो गया, 14% अभी तक जो मतदान है उसकी खबर सामने आई है। तो ऐसे में इस प्रतिशत को हमें और बढ़ाना है, तो घरों से बाहर निकलिए और वोट करिए। बिल्कुल, और सुबह से ही लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें लगातार आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमने दिखाई कि मतदाता कितनी जागरूकता के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।